हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समाज के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे समाज की परिभाषा को। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की रचना करते हैं। किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार से छोटा करना कि मूल अर्थ बना रहे, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वाक्य या वाक्यांश को लेकर उसको इस प्रकार से छोटा किया जाना जिससे कि उसका अर्थ भी बना रहे और जो वाक्यांश है वो छोटा भी हो जाए, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे दोस्तों, जैसे एक वाक्य है स्नान के लिए ग्रह, और इसको छोटा करेंगे यानी कि समास के रूप में अगर देखेंगे तो उसे कहेंगे स्नान गृह। बैलों के लिए गाड़ी, इसका हो जाएगा बैलगाड़ी। घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार का हो जाएगा घुड़सवार। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये वाक्यांश है दिए हुए हैं इनको छोटा किया जा रहा है। एक बड़ा वाक्य स्नान के लिए गृह, इसको ना कह करके स्नान गृह कहा गया, और स्नान गृह जो है वही भाव दे रहा है जो स्नान के लिए ग्रह दे रहा है। बैलों के लिए गाड़ी, इसको ना कहकर केवल बैलगाड़ी कहा गया। घोड़े पर सवार, इसको कहा गया घुड़सवार। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि वाक्यांश को जो है इस प्रकार से छोटा करना कि उसका जो मूल अर्थ है वो भी बना रहे और उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाए, यानी कि उसका जो आकार है वो छोटा हो जाए। बड़े वाक्य से छोटा वाक्य बनाना। तो आप लोग समझ चुके होंगे समास का अर्थ है किसी वाक्यांश को छोटा करना। समास के चार प्रमुख भेद हैं। चार प्रमुख भेदों में पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद माने जाते हैं, एक कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, ये चार प्रमुख भेद हैं। और तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, उसमें से कर्मधारय समास और द्विगु समास। पहला समास देखेंगे तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। दोस्तों, तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, और पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद जो है विशेष होने के कारण प्रधान होता है। दोस्तों, एक पद आप लोग देख रहे हैं कि स्वर्ग प्राप्त, इसमें जो है स्वर्ग हो जाएगा पूर्व पद और प्राप्त जो है उत्तर पद हो जाएगा। दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहले आए उसे पूर्व पद, जो बाद में आए उसे उत्तर पद। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किसी कारक चिन्ह सामने आता है, यानी कि कोई कारक चिन्ह जो है निकल कर आता है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, यहां पर को लगा हुआ है तो स्वर्ग को प्राप्त, इसका हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त का समास विग्रह है ये, स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिए इसमें को आ रहा है, यानी द्वितीय विभक्ति का
जो है साइन आ रहा है, इसमें को जो है द्वितीय विभक्ति में आता है, तो इसलिए तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कोई कारक चिन्ह अगर आ जाएगा तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। आशा करता हूं कि आपको तत्पुरुष समास जो है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब देख लेते हैं तत्पुरुष समास के जो प्रमुख भेद होते हैं, यानी कि जो है तत्पुरुष समास जो है विभक्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला आ जाएगा कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में को आता है, तो देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति से लेकर कौन कौन से सामासिक पद बनते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी का समास विग्रह हो जाएगा गगन को चूमने वाली, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है को। गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाली। माखन चोर, माखन चोर का समास विग्रह हो जाएगा माखन को चुराने वाला। आशातीत, आशातीत का हो जाएगा आशा को लांग कर। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ी मार का हो जाएगा चिड़ियों को मारने वाला। कठफोड़वा, कठफोड़वा का समास विग्रह हो जाएगा काठ को फोड़ने वाला। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है कारक चिन्ह को आ रहा है और इसीलिए इसमें कर्म तत्पुरुष है। कारक चिन्ह द्वितीय विभक्ति का को आ रहा है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। आगे चलते हैं। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में साइन कौन कौन से होंगे, से और के द्वारा। जहां पर भी समास विग्रह करने पर से और के द्वारा जैसे शब्द निकल कर आए वहां पर जो है कर्ण तत्पुरुष होगा। जैसे सराहत, सराहत का समास विग्रह होगा सर से आहत, इसमें कारक चिन्ह से आ रहा है। तुलसीकृत, तुलसीकृत का हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, यानी तुलसी के द्वारा रचित। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त का हो जाएगा रोग से ग्रस्त। शोकाकुल, शोकाकुल का हो जाएगा शोक से आकुल। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का विग्रह हो जाएगा मन से गढ़ा हुआ, यानी जो मन से गढ़ा हुआ है। रोग युक्त, रोग युक्त का हो जाएगा रोग से युक्त। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। इस प्रकार आप कर्ण तत्पुरुष में देख रहे हैं कि कारक चिन्ह से या के द्वारा आ रहा है। सर से आहत, यहां पर से आ रहा है। सामासिक पद सराहत और विग्रह करने पर सर से आहत। तो दोस्तों जहां पर भी किसी भी सामासिक पद का विग्रह करने पर उसमें जो है से या के द्वारा का भाव आए वहां पर जो है कर्ण तत्पुरुष होगा। आगे चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में कौन कौन से साइन आएंगे, को और के लिए। सामासिक पद गोशाला, गोशाला का विग्रह हो जाएगा गाय के लिए शाला। गो, गो यानी गाय, तो गाय के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। विधान सभा, विधान यानी नियम, नियम कानून जहां पर बनते हैं। विधान सभा, विधान के लिए सभा। राह खर्च, राह के लिए खर्च। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। तो आप लोग देख रहे हैं कि संप्रदान तत्पुरुष में को या के लिए का भाव आए तो वहां पर जो है
संप्रदान तत्पुरुष होगा। गौशाला, गाय के लिए शाला। अब जैसे यहां पर आ रहा है को, तो दोस्तों को उसमें भी आया था, किसमें? कर्म तत्पुरुष में भी। गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाली, तो को वहां पर भी आया था। लेकिन उस को में और इस को में अंतर है। जैसे देशार्पण, देशार्पण का एक भाव है देश के लिए अर्पण, यानी देश को भी अर्पण। तो इस को का भाव जो है कर्म तत्पुरुष वाले को के भाव से अलग होता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से और से अलग का भाव होता है, यानी कि किसी चीज से अलगाव का बोध अगर होगा तो वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे धनहीन, धन से हीन, यानी उसका धन से अलग होना, धन से हीन। लोकोत्तर, लोकोत्तर यानी लोक से परे। बंधन मुक्त, यानी बंधन से मुक्त। पदच्युत, यानी पद से मुक्त। तो यहां पर देखिए अलगाव का बोध हो रहा है। धन से हीन, धनहीन, यानी धन से उसका अलगाव हो रहा है। बंधन से अलगाव हो रहा है तो बंधन मुक्त। तो इस प्रकार अगर से या से अलगाव का बोध हो, यानी जहां पर बिछड़ने का बोध अगर होता है वहां पर जो है अपादान तत्पुरुष होता है। आगे चलते हैं। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का, के और की का साइन आएगा। जैसे राजदूत, राजदूत इसका विग्रह करेंगे तो राजा का दूत। राजपुत्र, राजपुत्र इसका विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। राजमहल, राजा का महल। सभापति, सभा का पति। लोक नायक, लोक का नायक। पर्णकुटी, पर्ण की कुटी। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि का आ रहा है, और का कैसा आ रहा है? संबंध बताने के लिए। राजदूत, वह संबंध किसका है कि राजा का दूत है, यह उसका संबंध है। राजपुत्र, वह राजा का पुत्र है, तो उस पुत्र का संबंध किससे है? राजा से। तो देखिए इस कारण से संबंध तत्पुरुष हो रहा है यहां पर। आगे चलिए दोस्तों। अब है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में कौन कौन से चिन्ह होंगे? में और पर जैसे शब्द होंगे। जैसे वनवास, वनवास यानी वन में वास। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। रणशूर, रण में शूर। शोक मग्न, शोक में मग्न। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। तो दोस्तों ये सभी थे कारक चिन्हों के आधार पर जो है तत्पुरुष के कुछ भेद थे, जिनको हम कारक चिन्हों के आधार पर अलग कर सकते हैं। है सभी तत्पुरुष के अंतर्गत, और इन्हें जो है कारक चिन्हों के आधार पर हमने आपको बता दिया कि जो है अगर ये साइन आते हैं तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अब आगे दोस्तों देखेंगे तत्पुरुष समास के जो दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से? कर्मधारय और जो है द्विगु समास। चार भेद हमने पढ़े थे समास के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, जिसमें से तत्पुरुष समास के दो भेद कर्मधारय और द्विगु को हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं।
यह है दोस्तों कर्मधारय समास। तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय समास। वह समास जिसका पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है तथा पूर्व और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसकी विशेषता है? ये कंठ की विशेषता है कि वह जो है नीला है। पूर्व पद विशेषण होगा, विशेषण में क्या है कि वह नीला है। उत्तर पद विशेष से होना चाहिए, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है कंठ, कंठ की विशेषता है कि वह नीला है। तो नीलकंठ का विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ, यानी कि वह कंठ जो नीला है। नीला विशेषण है और कंठ विशेष से है। अगला उदाहरण है नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता है कि वह नीला है। अगला उदाहरण है पीतांबर, पीत है जो अंबर, अंबर यानी कपड़ा, पीत यानी पीला, पीला है जो कपड़ा, उस कपड़े की विशेषता है कि वह पीला है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, सर्प की विशेषता है कि वह काला है। कमल नयन, कमल के समान नयन, इसकी तुलना की जा रही है कमल के समान नयन। इसमें देखा था आपने उपमेय और उपमान का संबंध, उपमेय कमल, उपमान नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इस प्रकार आपने देखा कि उपमेय में उपमेय और उपमान का संबंध जो होता है कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। यानी कि कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। पूर्व पद जो है विशेषण का कार्य करता है, उत्तर पद जो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वह विशेष हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है विशेषण और विशेष का संबंध जहां पर भी होगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं। कर्मधारय समास के ऐसे पद जो किसी देवी देवता अथवा किसी अन्य के पर्यायवाची होते हैं, यानी कोई भी पर्यायवाची शब्द अगर है तो उसमें जो है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। श्वेतांबर सरस्वती का पर्यायवाची है। अगर दोस्तों इसको किसी वाक्य में दूसरे प्रकार से अगर प्रयोग किया जाता है वहां पर जो है कर्मधारय समास हो सकता है। और अगर ऐसे दिया हुआ है कि जैसे आपको पूछ लिया जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो उसमें इसका उत्तर हो जाएगा पीतांबर कृष्ण का पर्यायवाची होने के कारण या बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वाक्य के अंतर्गत पूछा जाए, जैसे इस मंदिर में सब पीतांबर धारण करते हैं, तो यहां पर पीतांबर का तात्पर्य होगा पीले कपड़े, पीले कपड़े धारण करने वाला। तो इस मंदिर में सब पीतांबर धारण करते हैं, यानी कि इस मंदिर में सभी लोग पीले कपड़े धारण करते हैं। तो यहां पर पीतांबर कर्मधारय की तरह कार्य करेगा। उसने श्वेतांबर धारण कर रखे थे, यानी सफेद कपड़े, श्वेत अंबर, श्वेत कपड़ा धारण कर रखे थे, यानी कि यहां पर भी कर्मधारय हो जाएगा। और अगर ऐसे पूछे कि श्वेतांबर में कौन सा समास है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि श्वेतांबर जो है सरस्वती का पर्यायवाची है। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाली कौन? सरस्वती। इसके लिए यहां पर
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर वाक्य के अंतर्गत पूछा जाए, जैसे उसने श्वेतांबर धारण कर रखे थे, तो ऐसे में कर्मधारय समास हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह जो अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, केवल आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसे पूछा जाए कि पीतांबर किसका उदाहरण है, तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, और वाक्य के अंतर्गत पूछा जाए तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं द्विगु समास के बारे में। तत्पुरुष का दूसरा भेद द्विगु समास। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, वह द्विगु समास होता है। यानी कि उसके पूर्व पद में कोई संख्यावाची शब्द आ जाए, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंचवटी का विग्रह क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। पंच 5 के लिए आया है, तो 5 जो है संख्यावाची है, इसलिए यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, अब्द किसे कहते हैं? वर्ष को। और शत यानी 100, 100 अब्दों का समूह, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। यहां पर देखिए सभी में संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। नवरत्न, 9 संख्यावाची शब्द है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। यानी कि जिस भी पद में अगर कोई संख्यावाची शब्द आ जा रहा है, वहां पर जो है द्विगु समास होगा। अब दोस्तों देखते हैं बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों ही पद किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक निश्चित अर्थ नहीं दे पाते हैं, अतः वे अप्रधान हो जाते हैं और एक तीसरा अर्थ लिया जाता है जो प्रधान होता है। जैसे वीणा पाणी। दोस्तों, वीणा पाणी का तात्पर्य है, वीणा है पाणी यानी हाथ में, वीणा है पाण में जिसके, अर्थात सरस्वती। यानी वीणा पाण जो है सरस्वती जी का पर्यायवाची होने के कारण इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। वीणा पाणी सामान्य अर्थ है वीणा जिसके हाथ में है। वीणा जिसके हाथ में है वह कौन? सरस्वती। पीतांबर, पीला है अंबर यानी वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, पीले वस्त्र कौन पहनता है? श्री कृष्ण जी। तो पीतांबर पीला है वस्त्र जिनके, अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। नीला है कंठ जिसका, हर वह व्यक्ति जिसका कंठ नीला है। और यह किसके लिए कहा गया है? शिव जी के लिए। दसमुख, 10 मुख वाला अर्थात रावण। 10 मुख का सामान्य अर्थ है जिस किसी के भी 10 मुख हैं, लेकिन इसका अर्थ, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रावण के लिए किया जाता है। महेश, महान है जो ईश, यानी जो देवता महान है वह कौन? शिव। महेश किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शिव जी के लिए, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास में सामान्य रूप से देखने पर उसका अर्थ जो है अलग रहता है, लेकिन उसका प्रयोग एक तीसरे
अर्थ में किया जाता है। यानी जिसे वीणा पाणी है, वीणा जिसके हाथ में है, हर वह व्यक्ति जिसके हाथ में वीणा है, लेकिन इसका प्रयोग सरस्वती जी के लिए किया जाता है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीतांबर, हर वह व्यक्ति जिसके कपड़े जो है पीले हैं, लेकिन पीतांबर का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए किया जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौण नहीं होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और निकल कर आता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जहां पर भी दो पदों के मध्य और निकल कर आता है, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। दोस्तों द्वंद्व समास योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का, जैसे भाई बहन के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। माता पिता, माता और पिता। देवासुर, देव और असुर। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। हार जीत, हार और जीत। लाभ हानि, लाभ और हानि। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पदों के मध्य में योजक चिन्ह आता है और इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में और आता है, जैसे भाई और बहन। जहां पर भी दोस्तों योजक चिन्ह लगा होगा वहां द्वंद्व समास होगा। लेकिन दोस्तों अगर दोनों पद अर्थ में विपरीतार्थक नहीं है या एक दूसरे से भिन्न नहीं है, वे चाहे लिंग के आधार पर भिन्न हो या गुण के आधार पर या अपने स्वभाव के अनुसार किसी न किसी रूप में वे भिन्न होंगे। अगर दोनों पद एक दूसरे से भिन्न नहीं है, लिंग गुण और स्वभाव इनके आधार पर अगर भिन्न नहीं है, तो वहां पर जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे यहां पर भाई बहन है, अगर भाई भाई होता, भाई योजक चिन्ह के बाद फिर भाई होता, तब वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता। यानी कि द्वंद्व समास होने के लिए यह जरूरी है कि दोनों पद जो है किसी न किसी रूप में भिन्न होने चाहिए, एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न होने चाहिए, चाहे वह लिंग के आधार पर हो, गुण या स्वभाव के आधार पर। यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद किसी न किसी रूप से भिन्न जरूर होंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। चौथा है अव्ययी भाव समास। जब किसी पद में पूर्व पद अव्यय होता है, उत्तर पद संज्ञा का होता है तथा ये दोनों पद मिलकर क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं, वहां जो है अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एक पद है प्रतिदिन, प्रति जो है अव्यय होता है, प्रतिदिन यानी दिन दिन, विग्रह करेंगे तो दिन दिन। दोस्तों अव्यय वो शब्द होते हैं जिनका जो है प्रयोग चाहे पुल्लिंग में किया जाए या स्त्रीलिंग के साथ किया जाए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी लिंग वचन का कोई परिवर्तन उसमें नहीं देखा जाता है। वे शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रति यथा, आ भर यथा जैसे है, ये शब्द जो है ये अव्यय के रूप में आते हैं। प्रतिदिन, प्रति लगा है तो यह ना तो पुल्लिंग होगा ना तो स्त्रीलिंग, और ना ही इस पर
लिंग वचन का प्रभाव होगा, वह अव्यय कहलाते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन दिन, विग्रह हो जाएगा दिन दिन। यथाशक्ति, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक। भर पेट, पेट भरकर। यथा समय, समय के अनुसार। यथोचित, जितना उचित हो। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होगा अव्यय हो जाएगा। जहां पर भी अव्यय दिखे, अगर पूर्व पद में कोई अव्यय है तो जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि अव्ययी भाव समास भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं, अभी हमने बताया था जैसे भाई भाई, रातों रात, यानी जो समान पद है और उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो वहां पर जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे भाई भाई, यह विपरीतार्थक नहीं है। द्वंद्व समास होने के लिए विपरीतार्थक होना जरूरी है, यानी द्वंद्व समास में दोनों पद जो है लिंग, गुण और स्वभाव, इसमें किसी न किसी रूप में जो है वे भिन्न होंगे। लेकिन अगर वे लिंग, गुण, स्वभाव के आधार पर भिन्न नहीं है, तब वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे भाई भाई, रातों रात, दिन दिन, अभी अभी। तो इस प्रकार यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह बात आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस प्रयास को अपने मित्रों तक, अपने जानने वालों तक अवश्य पहुंचाएं। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।